चलिए आइए संस्थान में हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के सेट का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो ये सेट कल हुआ था इसमें जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 37 तक, यानी 1 से लेकर 37 तक जो 37 सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उनके ऊपर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। कौन से प्रश्न का क्या आंसर होगा, और उसका और अन्य कौन से एक्स्ट्रा फैक्टर बनेंगे, तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। कुल मिलाकर आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है। पहला नंबर, आरबीआई जो है वाणिज्य बैंकों से व अन्य वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है, तो उस समय कौन सा रेट पूछा जाता है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। तो उधार लेता है उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उधार लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन यदि उधार देता है, यदि यह वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है, आरबीआई जब उधार लेता है मतलब रिवर्स रेपो रेट, और जब उधार देता है अन्य वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, तो वहाँ कौन सा रेट लगता है, तो वहाँ लगता है रेपो रेट। वहाँ क्या लगता है, रेपो रेट लगता है। तो ये दो रेट आपको याद रखना है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और एक क्या होता है रेपो रेट। यानी जब देता है तो रेपो रेट, और वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है तो क्या हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप याद रखेंगे आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप याद रखेंगे। सभी को पता है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और इसका हेड क्वार्टर कोलकाता में उस समय था। 2 वर्ष तक हेड क्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में, और फिर बाद में कहाँ कर दिया गया, मुंबई में आरबीआई का हेड क्वार्टर 1937 में कर दिया गया। तो 1937 से इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो गया, 1937 से इसका हेड क्वार्टर हो गया कोलकाता में। ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ बताइए, आरबीआई है, ठीक है, आई हो गया है, आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है, और ये इसका हेडक्वार्टर हो गया मुंबई। यदि पूछेगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर यदि पूछेगा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे आपके कौन, सर एस बर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, सर एस बर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के यदि पूछेगा कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, यदि पूछा जाएगा कि आरबीआई के पहले भारतीय, ये तो विदेशी थे, तो पहले गवर्नर थे लेकिन ये विदेशी थे, लेकिन पूछेगा कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना यदि पूछेगा किस समिति के सिफारिश पर, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर, या जीसी हिल्टन समिति थे या यंग हिल्टन समिति, एक बात है, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर सीडी देशमुख हो गए इसके पहले भारतीय गवर्नर। और उसके बाद आप याद रखेंगे आरबीआई के 15वें गवर्नर कौन थे। आरबीआई के 15वें गवर्नर यदि आपसे पूछेगा तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर थे, ठीक है। बता, कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है, आरबीआई पूछा जाता है कि भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। ये 15वें गवर्नर थे आरबीआई के। उसके बाद आप याद रखेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। राष्ट्रीयकरण के समय भी गवर्नर सीडी देशमुख थे। और एक प्रश्न पूछा जाएगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर या 25वें गवर्नर
शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। ठीक है। आरबीआई की पहली महिला गवर्नर कोई नहीं है, अभी तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है आरबीआई की। ये भी बात थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, कभी पूछ लें गलती से तो आपको इनमें से कोई नहीं लगाना है, क्योंकि आरबीआई में कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है। ये 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और ये वर्तमान गवर्नर आरबीआई के। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला नंबर, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु, किसकी आयु पूछ रही है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। आयु किसकी पूछी जा रही है? उपराष्ट्रपति की। और उपराष्ट्रपति की पूछे या राष्ट्रपति की पूछे, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, या फिर आपसे पूछे राज्यपाल का, ये तीनों की आयु कितनी होती है? ये तीनों की आयु होती है 35 वर्ष। ठीक है। राष्ट्रपति बनने की आयु या उपराष्ट्रपति बनने की या प्रधानमंत्री बनने की, तीनों की आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ इससे पहले यदि पूछा जाएगा, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? यदि पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़, तो याद रखिएगा ये 14वें उपराष्ट्रपति। ठीक है। 14वें उपराष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद रखेंगे, राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और राज्यपाल तो राज्यों के, कई राज्यों के राज्यपाल होते हैं, लेकिन इनकी भी आयु जो होती है कितनी होती है? 35 वर्ष इनकी भी आयु होती है। यदि आपसे पूछे कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य, तो लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए पूछे तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसी तरह से विधानसभा का पूछे, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, तो विधानसभा के लिए पूछेगा तो 25 और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। ठीक है। वोट देने के लिए यदि पूछे, वोट देने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। प्रधान का चुनाव, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये बात सारी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो याद रखेंगे, ये जो 5 रिट, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यानी कि जो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट, उसमें से एक रीट है अधिकार परीक्षा। एक रीट का क्या नाम है? अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा के तहत ही इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, कि आपने किस अधिकार से इसका संग्रहण किया है, किस अधिकार के तहत आप ये काम कर रहे हैं, तो यही चीज इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 को आपको पता होगा, इधर लिखते हैं, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। तो ये भी बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये हो गया 5 प्रकार के रिट। यदि आपसे पूछ ले, यहाँ तो हमने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन आपसे पूछ ले वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 में है क्या? तो इसे हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार
और इसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यदि भीमराव अंबेडकर का नाम न दे, बोले कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आंसर होगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। ये भी बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि एक तो है आपका, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का क्या नाम है? बिंदुसार। एक का नाम है बिंदुसार, ठीक है, और एक का नाम है बिंबिसार। इसी वजह से यह पेपर में बार बार पूछा जाता है। जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का, और जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश का है, मौर्य वंश का। तो याद रखेंगे आप कि बिंदुसार जो है, ये देखिए पूछा क्या गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम है, तो आंसर होगा बिंदुसार, ठीक है। पेपर में एक ऑप्शन दिया है बिंबिसार, बस यही चीज वो जानना चाह रहा है कि आप कंफ्यूज में तो नहीं है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है। याद रखिएगा, चंद्र के तुरंत बाद क्या आता है? पहला नंबर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? जब भी आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और याद रखेंगे किसकी मदद से? कौटिल्य की मदद से, कौटिल्य की मदद से। कौटिल्य या इसी को क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य एक ही नाम है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही नाम है की मदद से नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी आपको याद रखना है कि नंद वंश का, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आप याद रखेंगे कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, ठीक है। और घनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? कौटिल्य और चाणक्य की सहायता से, ठीक है। याद रखिए कई प्रयास किए गए थे, ध्यान समझेंगे। ये हो गया, मान लीजिए ये घनानंद का साम्राज्य हो गया, ठीक है, घनानंद का साम्राज्य हो गया, ठीक है। और राजधानी जो थी बीच में, राजधानी कहाँ थी? बीच में, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे? सीधे किस पे? एक कहानी थोड़ी सी बनती है, यहाँ पर समझा देते हैं आपको कि ये कौन थे। एक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, और बार बार ये क्या कर रहे थे? और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य क्या कर रहे थे? सीधे राजधानी पर आक्रमण कर रहे थे। सीधे क्या कर रहे थे? राजधानी पर आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। राजधानी पे आक्रमण कर रहे थे, किसके? घनानंद की, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के राजधानी पे आक्रमण कर रहे थे। एक बार ये लोग क्या किए? भेष बदलकर नगर में घूमने जा रहे थे, नगर में घूम रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि एक लड़का था, वो क्या कर रहा था? पुआ को खा रहा था। क्या कर रहा था? पुआ खा रहा था, पुआ। और पुआ को बीच से खा रहा था। जैसे बीच से खाता था उसकी उंगली जल जाती थी, पुआ को रख देता था, ठीक है। जैसे बीच में हाथ लगाता था उंगली जल जाती, और क्या होता था कि उसका उंगली जल जाता था, पुआ को रख देता था। तो उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य गलती कर रहा है वही गलती तुम भी कर रहा है। वो सीधे बीच में आक्रमण कर रहा है, बीच में कैसे जीतेगा? पहले साइड से जीतते, साइड के राजाओं को पराजित करते, उसके बाद उसकी राजधानी पर आक्रमण करते तो जीत जाते। वही गलती तू भी कर रहा है, ठीक है। और फिर जो घनानंद का अमात्य था, उसका नाम था घनानंद का अमात्य जो था उसका नाम था राक्षस, अमात्य राक्षस था, ठीक है। उसको क्या किया गया? मुद्राओं में खरीद लिया गया। जो घनानंद का अमात्य था, राक्षस नाम था उसका, उसको मुद्राओं में खरीद लिया गया। इसीलिए एक पुस्तक लिखी गई, मुद्रा राक्षस। आप सुने होंगे, मुद्रा राक्षस नामक एक पुस्तक लिखी गई है। यानी घनानंद के अमात्य राक्षस को मुद्राओं में खरीद लिया गया, इसलिए एक पुस्तक लिखी गई, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये थोड़ी भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये तो
हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं और लेकिन प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न तो यही सब बनेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। सिकंदर किसके समकालीन था, घनानंद के समकालीन। सिकंदर ने किसके शासन काल में आक्रमण किया था, घनानंद के काल में, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद हरेक वंश से याद रखना है, ये है आपके बिंबिसार। हरेक वंश का शासक कौन है, बिंबिसार हरेक वंश का शासक है। और याद रखेंगे इस पे हरेक वंश पे किन किन शासकों ने शासन किया, तो याद रखेंगे बिंबिसार, ये हो गया आपका बिंबिसार, ये हो गया आपका अजातशत्रु, अजातशत्रु हो गया आपका, और ये हो गया आपका उदयन और अंतिम शासक कौन हो गया, अंतिम शासक हो गया नागदशक। ये तो हो गए आपके, ये हो गए आपके हरेक वंश के, हरेक वंश के हो गए। नंद वंश के इधर हो गए आपके नंद वंश। पहला नंबर, मगध पर 3 प्रमुख राजवंश ने शासन किया था, एक था हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हसीन याद रखेंगे, से हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया सीएम ने, और क्या किया, मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी, ठीक है, यही बात रखें, याद रखेंगे। आगे ऑप्शन में दिया गया आपके क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो नवरत्न किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ये सब आपसे पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। बिंदुसार के जो महाबद्धा ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका क्या नाम है, महाबद्धा। बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, महाबद्धा। और महाबद्धा में क्या लिखा गया कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बिंदुसार के कितने पुत्र थे, मात्र 101 पुत्र थे, ठीक है। बिंदुसार के कितने पुत्र थे, मात्र 101, ठीक है, मात्र 101 पुत्र थे। और याद रखेंगे इसमें से एक कौन था, अशोक। कौन था, अशोक। पूछा जाएगा अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का। और इसकी पत्नी का क्या नाम था, बिंदुसार की पत्नी का नाम पूछेगा तो सुभद्रांगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अशोक की माता का क्या नाम था, सुभद्रांगी। अशोक की माता का क्या नाम था, सुभद्रांगी, ठीक है। तो याद रखेंगे अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक। और अशोक ही नहीं, इसके 100 और भाई थे, 100 भाई थे, लेकिन इसने 99 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। 99, 4 साल का उत्तराधिकार संघर्ष में अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके क्या किया था, गद्दी पे बैठा था अशोक, इसलिए अशोक महान कहा जाता है ना। भाई कहते अगर महान होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखेंगे। 99 भाइयों की हत्या की थी किसने, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। और केवल एक भाई को जीवित छोड़ा था, उसका क्या नाम मिलता है, तिष्ट मिलता है। अशोक ने केवल एक भाई को जीवित छोड़ा था, जिसका नाम क्या मिलता है, तिष्ट मिलता है, ठीक है। बाकी एक अशोक, एक इसका भाई तिष्ट, बाकी 99 को मार दिया, टोटल हो गए 99 2 101, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन में जो बिंबिसार दिया है, याद रखेंगे कि बिंबिसार जो है किस संप्रदाय से संबंधित है, आजीवक संप्रदाय से। किससे संबंधित है, आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, ये भी थोड़ा बात याद में रखेंगे। और एक चीज और आप याद रखेंगे, एक आखिरी चीज याद रखेंगे इसके बारे में। बिंबिसार तो हो गया, ये हो गया, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया। तो सभी को पता है तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया, तो सभी को याद होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत पर 5 प्रमुख वंश ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया, 5 वंशों ने। 5 वंश कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। गुलाब खिलातो सांसलो, गुलाब खिलातो सांसलो, गुलाब खिलातो सांसलो, ठीक है, ले लिए। गुलाब खिला तो साथ लो, गुलाब से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। और 1206 से लेकर कब तक, 1290 तक, ठीक है। गुलाम वंश के बाद कौन सा आया, खिला से हो जाएगा खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा आया, खिलजी वंश। तो से हो जाएगा कौन सा वंश, तुगलक वंश। और उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश, लास्ट वंश।
दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश, इसको मामलुक वंश भी कहते हैं। और आखिरी वंश कौन सा है? लोधी वंश। और पेपर में क्या पूछा गया है? पेपर में पूछा गया है तुगलक वंश के बाद कौन आया? तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद कौन आया? सैयद वंश। आंसर हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है, और सैयद वंश काल देख लेंगे एक बार। 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश का कहां से कहां तक? 1290 से 1320 तक। और इसका तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक। और सैयद वंश का 1414 से 1451 तक। और लोधी वंश का 1451 से 1526 तक। और आपको याद होगा 1526 में आ गया था बाबर, और बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को युद्ध भूमि में ही मार दिया था। और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो 1526 में आ गया बाबर। अब संस्थापक की हम बात कर लेते हैं, लिखते नहीं ऐसे बता देते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश को मामलुक वंश या दास वंश कहते हैं। संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, खिलजी वंश, खिलजी वंश का कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश खिज्र खान। सैयद वंश का कौन है? खिज्र खान। और लोधी वंश का बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी वंश का कौन है? बहलोल लोधी। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बोले चलो चलिए। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? ठीक है, 6 नंबर सवाल है कि बौना ग्रह किसे कहते हैं? तो सभी को पता है प्लूटो जो है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया? 2006 में, है ना। एक मिनट याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिएगा। बौना ग्रह की श्रेणी में पूछ रहा है किसको रखा गया है। और ध्यान समझिए, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? पृथ्वी, एक दिया गया बृहस्पति दिया गया है। और कौन दिया गया है? बृहस्पति, शनि दिया गया है, और प्लूटो दिया गया है। 4 दिया गया है। तो बौना ग्रह जब भी पूछेगा तो एक तो नाम याद रखेंगे प्लूटो का, और आप नाम याद रख सकते हैं एक सेरास या सेरस का, और एक चेरान का, चेरान। तो इन तीनों का नाम आप याद रख सकते हैं। ये तीनों किस में आते हैं? बौना ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ये ग्रहों के लिए जो नियम है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ये बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जब भी आपसे पूछेगा कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, आंतरिक ग्रह पूछा जा सकता है। तो आंतरिक ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो ग्रह हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? तो बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद आपसे यदि पूछा जाएगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। वलयों वाला ग्रह किसे कहते हैं, या काला ग्रह किसे कहते हैं? शनि को कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति से आप क्या याद रखेंगे? बृहस्पति को हम क्या कहते हैं? उसको पीला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, यदि पूछेगा पृथ्वी का वाहन किसे कहते हैं? शुक्र को। साँझ या भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ठीक है, और तो ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद और प्रश्न यदि पूछेगा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा उपग्रह है? गैनीमेड। यदि पूछेगा कौन सा सबसे छोटा उपग्रह है? डिमोस। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का ही है। और डिमोस किसका है? मंगल का। डिमोस किसका है? मंगल का। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आप याद रखेंगे। यदि आपसे पूछेगा कि कौन कौन से ग्रहों को हम निम्न में से किस ग्रह को नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो नग्न आंखों से हम किसे देख सकते हैं? नग्न आंखों से जिनका नाम दिनों के नाम पे है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी नहीं, मंगल, ठीक है, बृहस्पति और शनि। ये 5 ऐसे ग्रह हैं
जिनका दिनों के नाम पे है उन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। बाकी जिनका नाम अन्य नाम पे है, दिनों के नाम पे नहीं है, उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। पूछेगा निम्न में से किसे नग्न आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो जिनका नाम सप्ताह के दिनों के नाम पे है, बुध, बेफे, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, तो यानी कि बुध, शुक्र, मंगल, बेफे और शनि, ठीक है, ये हो गए। इनको हम क्या करते हैं, इनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर सभी को पता है कि अवसादी चट्टान के उदाहरण में आते हैं। और यदि आपसे पूछेगा कि बलुआ पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान, यदि पेट्रोलियम पूछेगा, पेट्रोलियम किस में आता है? पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टान में, पेट्रोलियम भी किस में आता है? अवसादी चट्टान। पूछा जाएगा कि तरल सोना किसे कहते हैं? तरल सोना, तरल सोना लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है, पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है। ये भी थोड़ा अवसादी चट्टान से पूछे, पेट्रोलियम किससे निकाला जाता है? अवसादी चट्टान से निकाला जाता है, ठीक है। यदि पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे मापते हैं, यदि आपसे पूछ ले पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे मापते हैं? ऑक्टेन नंबर से। किससे मापते हैं? ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापते हैं। चलिए अगला सवाल है, गेहूं क्या है? तो गेहूं एक प्रकार की झाड़ी होगा, औषधि लगवाया गया है, देख लीजिएगा, झाड़ी होगा, ठीक है। क्या है? एक प्रकार की झाड़ी है, ठीक है। और गेहूं की हाल ही में एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम क्या है? HD 3385, ठीक है। यह भी याद रखेंगे, हाल ही में गेहूं की कौन सी नई प्रजाति खोजी गई है? HD 3385, ठीक है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? 1960 से 1970 के दशक में। परफेक्ट सन पूछे तो 1967-68 में कहाँ से शुरू हुई? पंजाब से। और सबसे ज्यादा किस पर बढ़ावा मिला? गेहूं को बढ़ावा मिला। और एक चीज और याद रखेंगे, इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया? तो इसमें हाइब्रिड बीज, उच्च क्वालिटी के अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग किया गया हरित क्रांति में, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है? सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ, तो जो रेंगने वाले जंतु है, जो रेंग कर चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं सरीसृप। तो सांप, कछुआ जो भी रेंगने वाले हैं, आप रेंगने लगे तो आपको बोल देंगे सरीसृप, ठीक है। लेकिन आप सरीसृप नहीं है, ठीक है। सरीसृप में जो भी रेंगने वाले जंतु हैं वो किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं, रेंग कर चलने वाले, चाहे वो सांप हो, कछुआ हो, छिपकली हो, मगरमच्छ, ये सब रेंगने वाले जंतु है, ये किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं, ठीक है। मृदा में, अगला सवाल है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो इसे हम बोलते हैं मृदा में जल तनाव। मृदा में जल तनाव मापने के लिए याद रखेंगे किसका प्रयोग किया जाता है? उसे हम बोलते हैं तनाव मापी। क्या बोलते हैं? तनाव मापी बोलते हैं, ठीक है। तनाव मापी, मृदा में जल तनाव किससे मापते हैं? तो उसे उसका नाम ही है तनाव मापी, ठीक है। यदि आपसे पूछे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। यदि आपसे पूछ लिया जाए जलोढ़ मृदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्यूवियल मिट्टी। क्या कहते हैं? एल्यूवियल मिट्टी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एल्यूवियल मिट्टी, जिसी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और याद रखेंगे, यदि पूछे कि उत्तर भारत का मैदान, खूब पूछा गया पेपर में कि उत्तर भारत का मैदान किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना है उत्तर भारत का मैदान। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सवाल है अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। और दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, ठीक है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। और सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक क्या है? सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक है वाट। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। चलिए अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 12,
निम्न में से कौन सा एक का बुरा परिचालक है? तो उष्मा का बुरा परिचालक, ध्यान समझेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा उष्मा का बुरा परिचालक है? तो पहला नंबर, बुरा परिचालक मतलब उसमें उष्मा क्या होगा? उष्मा मतलब कम पहुंचेगी, ठीक है। बुरा परिचालक तो है लेकिन बुरा परिचालक, खराब परिचालक है। पहला नंबर, दो चीज याद रखेंगे, एक तो होता है क्या? सुचालक। एक क्या होता है? सुचालक, और एक क्या होता है? कुचालक। सुचालक, सु मतलब होता है सुंदर, और चालक मतलब ड्राइवर, ठीक है। सुंदर चालक, सुचालक मतलब सुंदर चालक, मतलब जिसमें उष्मा खूब सुंदर से चले उसे हम बोलते हैं सुचालक, ठीक है। और कुचालक मतलब होता है जिसमें उष्मा का अवरोध हो, ठीक तरह से उष्मा उसमें न जाए, या फिर उष्मा ही न जाए, या फिर उष्मा थोड़ा बहुत जाए, उसे हम बोल देते हैं कुचालक। अच्छा चालक नहीं है। कुचालक मतलब उष्मा न जाए, और सुचालक मतलब उसे हम बोलते हैं जिसमें उष्मा क्या होए, अच्छे से गुजर सके, ठीक है। याद रखेंगे। उसी से संबंधित प्रश्न है कि उष्मा का बुरा सुचालक कौन सा है? तो आप खुद ही सोच के बताइए, क्या चांदी उष्मा का सुचालक है? बिल्कुल। पहला नंबर, विद्युत का तो ये सबसे अच्छा सुचालक है। जब भी पूछेगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी, ठीक है। दूसरा चीज याद रखेंगे, एक ऑप्शन में दिया है एल्यूमिनियम। क्या एल्यूमिनियम में उष्मा मतलब कुल मिला के टेम्परेचर, आगी में छुआइएगा तो जल्दी से आगे गर्म होगा कि नहीं? तो होगा कि नहीं होगा? एल्यूमिनियम में भी होगा। देखिए, आप देखे होंगे तावे का जो हत्था होता है उसमें लकड़ी का बेट क्यों लगाया जाता है? क्योंकि लकड़ी के बेट इसलिए लगाया जाता है कि लोहा तेजी से गर्म हो जाता है, और लगाया जाता है कि थोड़ा उष्मा का अवरोध हो, तेजी से गर्म ना हो। तो यही सब चीजें हैं। जो चांदी है इसमें भी उष्मा गमन करेगा, एल्यूमिनियम में भी करेगा, और तांबा है इसमें भी करेगा, शीशा में भी करेगा। लेकिन ये बुरा कुचालक है, इतना तेजी से उष्मा गमन नहीं कर पाएगा जितना तेजी से चांदी, एल्यूमिनियम और तांबा में करेगा। इसीलिए पूछा गया है कि उष्मा का बुरा कुचालक कौन सा है? तो याद रखेंगे शीशा है। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कंप्यूटर में अस्थायी रूप से निम्न में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो अस्थायी रूप से तो दो ही तो डाउट वाला चीज इसमें दिया है। एक तो दिया है रैम, एक है रोम। कभी रोम लगा देते हैं, कभी रैम लगा देते हैं, कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, क्योंकि आंसर तो कोई एक ही होगा। अब बारी बारी से एक बार रोम लगाएंगे, एक बार रैम, तो एक बार तो गलत होगा ही। ध्यान रखेंगे, जब भी पूछेगा अस्थाई रूप से, तो अस्थाई रूप से क्या हो जाएगा? रोम। अस्थाई बोलेगा तो रोम, अस्थाई बोले तो रोम, और अस्थाई बोले तो रैम। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे बड़ा चीज, बड़ी समस्या तो यही है कि याद कैसे रखेंगे। अस्थाई, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए आ रहा है कि नहीं? ए से अ होता है कि नहीं, ये बताइए। ए से अ होता है, लेकिन इसमें न ए आया है न अ आया है, तो यहीं से आप ध्यान रखेंगे। अस्थाई, दोनों में ए आया है तो अस्थाई, ठीक है। यदि हम अस्थाई को लिखे ऐसे इंग्लिश में, इसका उच्चारण अस्थाई, ASTHAI, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, लेकिन इसमें स्टार्ट करेंगे तो ये एस से स्टार्ट होगा। यही कुछ रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। रैम जो होता है वो अस्थाई होता है, टेम्पोररी होता है, जबकि रोम जो होता है अस्थाई यानी कि परमानेंट होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्या पूछा गया है? अस्थाई। तो अस्थाई कौन सा हो जाएगा? रोम हो जाएगा। यहाँ पे आंसर अस्थाई जो है रोम हो जाएगा। रोम का पूरा नाम पूछ ले आपसे, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का पूरा नाम है। यदि आपसे रैम का पूछे, रैम का पूरा नाम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो जाएगा आपका रोम का पूरा नाम, ठीक है। दोनों चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, जंग लगना किसका उदाहरण है? तो सभी को पता है कि जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है, ठीक है। और जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है? लोहे का भार क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। कोई गलती से घटता है, नहीं लगाएंगे। जंग लगने पर आप सोचते हैं कि लोहा हल्का हो जाता है, नहीं, जंग लगने पर लोहे का भार, कई बार पूछा गया पेपर में, लोहे का भार बढ़ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? तो क्लोरीन ऑक्साइड, बाकी तीन जो है ये धूम कोहरे का घटक है। क्लोरीन ऑक्साइड जो है ये धूम कोहरे का घटक नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर है आपका 16। ठीक है, नीति आयोग का निर्माण निम्न में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो नीति आयोग का जो निर्माण है योजना आयोग की जगह पे किया गया है। ठीक है, पहले था योजना आयोग, बाद में क्या कर दिया गया? नीति आयोग। बाद में क्या कर दिया गया? नीति। और नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो पहला चीज आप याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये हो गया नीति आयोग। नीति के फुल फॉर्म हो गया स्थापना। यदि हम पूछे योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। यदि पूछे इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का हमेशा अध्यक्ष होता है। यदि पूछे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो आप ही बता दीजिए। 1950 में पहले अध्यक्ष होंगे और 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे? जब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पीटी नेहरू। और पहले उपाध्यक्ष पूछेगा, इसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। हम बात कर रहे हैं योजना आयोग की। गुलजारी लाल नंदा इसके क्या थे? पहले उपाध्यक्ष थे। और इसके अंतिम अध्यक्ष, अब ये इस नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015, यानी 1 जनवरी 2015 से पहले क्या रहा होगा? ये योजना आयोग रहा होगा। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष यानी 2014 में कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। ठीक है, और अंतिम उपाध्यक्ष इसके थे मनसुख सिंह अहलूवालिया। मनसुख सिंह अहलूवालिया ये इसके अंतिम क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अब इधर देखते हैं नीति आयोग फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष पीएम होते हैं। पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष यानी 2015 में प्रधानमंत्री कौन था? पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, पहला अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। यदि पूछा जाएगा कि पहला सीईओ कौन था? अमिताभ कांत। पहला सीईओ कौन था? अमिताभ कांत नीति आयोग के पहला सीईओ थे। फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग। ठीक है, फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के वैरी ये है अभी क्या? वर्तमान में उपाध्यक्ष। और वर्तमान सीईओ कौन है? तो वर्तमान में इसके सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ये वर्तमान में इसके नए सीईओ बने हैं जो कि परमेश्वर अय्यर के जगह पे आए हैं। वर्तमान सीईओ। यदि आपसे पूछ ले कि योजना आयोग को अंतिम रूप कौन देता है या फिर नीति आयोग को अंतिम रूप कौन देता है? एनडीसी, जिसे हम क्या कहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको योजना आयोग और अंतिम आयोग से संबंधित याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है
अगला सवाल है, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार कौन किया था? टी.एच. मेमन ने। फेमस क्वेश्चन है, जब भी आपसे पूछेगा कि लेजर का आविष्कार किसने किया था तो टी.एच. मेमन आप देंगे आंसर। टी.एच. मेमन ने किया था लेजर का आविष्कार। यदि आपसे पूछ ले ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? ट्रांसफार्मर माइकल फेराडे ने किसका आविष्कार किया? माइकल फेराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया। यदि आपसे पूछ ले सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? सिलाई मशीन का आविष्कार एलियास हो। किसने किया? एलियास हो ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया? छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जॉन गुटेनबर्ग। किसने किया? जॉन गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया। ये भी याद रखना है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जॉन गुटेनबर्ग ने। ठीक है। उसके बाद यदि पूछे कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन। किसने किया? वाटरमैन ने किया। यदि आपसे पूछे पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल। किसने किया? डेविड बुशनेल ने। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? डेविड बुशनेल ने किया। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल है कि कलाकारों का मिलान करना है गौरी शंकर देवीलाल। ठीक है। कौन है? गौरी शंकर देवीलाल। ठीक है। गौरी शंकर देवीलाल। ठीक है। ये गौरी शंकर देवीलाल है, किससे संबंधित है? मिलाना है आपको। तो गौरी शंकर देवीलाल जो है ये कथक से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है। यदि आपसे पूछे शोभना नारायण किससे संबंधित है? शोभना नारायण भी किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। यदि आपसे पूछे गोपी कृष्ण किससे संबंधित है? गोपी कृष्ण अरे कहाँ घराना? बनारस घराना। गोपी कृष्ण का कौन सा घराना है? बनारस घराना है। बनारस घराना। ठीक है। और ये भी किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है गोपी कृष्ण। ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे एक बिरजू महाराज का नाम याद रखेंगे। बिरजू महाराज। अरे बार महाराज। ठीक है। कौन से महाराज है? बिरजू महाराज। क्या है ये भी है कथक से संबंधित। ठीक है। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया जो है तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन में दिया गया है M.F. हुसैन। जो M.F. हुसैन है ये चित्रकला से संबंधित है। M.F. हुसैन जो है ये चित्रकला से संबंधित है। M.F. हुसैन है ये किससे संबंधित है? चित्रकला से। और एक और का नाम याद रखिएगा चित्रकला का, जैसे अमृता शेरगिल इसका नाम खूब पूछा गया है। अमृता शेरगिल किससे संबंधित है? ये भी चित्रकला से संबंधित है, अमृता शेरगिल। ठीक है। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ये भी किससे है? भारत माता नामक पेंटिंग किसने बनाई है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पेंटिंग बनाई है? भारत माता नामक पेंटिंग बनाई है। जाकिर हुसैन एक ऑप्शन में दिया है, किससे संबंधित है? तबला। किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ठीक है। कहेगा गुरु जी हम भी तो तबला बजाते हैं, हमारा नाम लिखवा दो ना। ठीक है। थोड़ा ढंग से बजाइए। ठीक है। ये शास्त्रीय तबला है, ये आपका गांव वाला बाजा नहीं है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। पास्कल इकाई है। ठीक है। पास्कल किसकी इकाई है? ठीक है। पास्कल किसकी इकाई है? चलिए सवाल नंबर 19 क्या है? आर्द्रता किससे मापते हैं? तो याद रखेंगे आर्द्रता और एक है आपका घनत्व। दो चीज याद रखेंगे। घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी जैसे आएगा तो नहीं आएगा क्या? हाइड्रोमीटर। ठीक है। क्योंकि ये ड्रॉ आएगा। हाइड्रोमीटर। घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। जबकि आर्द्रता यानी कि नमी किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। थोड़ा सा का अंतर है, यहाँ ड्रॉ है, यहाँ ड्रॉ है। घनत्व मतलब डेंसिटी मतलब ड्रॉ आएगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या है?
वर्षा, वर्षा रेन गेज में मापते हैं, रेन गेज किसे मापते हैं, रेन गेज से वर्षा मापते हैं। ठीक है, तापमान मापने की तो बहुत सारी इकाई है। तापमान, तापमान किसे मापते हैं, सेल्सियस में नाप लीजिए, केल्विन में माप लीजिए, र्यूमर में माप लीजिए, फ़ारेनहाइट में माप लीजिए। ठीक है, सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर या फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर। और उच्च तापमान किस में मापते हैं, पायरोमीटर। ठीक है, किसे मापते हैं, उच्च तापमान किसे मापते हैं, पायरोमीटर से मापते हैं। या फिर पूछे सूर्य के धरातल का तापमान किसे मापते हैं, पायरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का क्या नाम है, दी सेल आउट। तो दी सेल आउट जो पुस्तक है उसको पॉल वेट्टी ने लिखा है। किसने लिखा है, पॉल वेट्टी ने लिखा है द सेल आउट पुस्तक। यदि आपसे पूछे गाइड के लेखक कौन है, गाइड के लेखक कौन है, आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण की पुस्तक कौन सी है, एक पुस्तक है वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है, वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है, तो ये भी है आर के नारायण। और गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, गाइड के भी हैं आर के नारायण। ठीक है, यदि पूछे कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा। कौन है, अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा। और वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आर के नारायण। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है करंट का सवाल है, पुराना करंट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा 24 नंबर सवाल। जो 24 नंबर सवाल है, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश का पहला चैट जीपीटी, ठीक है, देश का पहला चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी, इसको किसके माध्यम से लॉन्च किया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, वेलोसिटी। किसने नाम किया है, वेलोसिटी से। ठीक है, चैट जीपीटी को किस कंपनी की मदद से लॉन्च किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी, कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या काम करेगा, अरे जो काम गूगल करता है वही काम करेगा चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी गूगल को टक्कर देने के लिए आया है। कौन सा है, चैट जीपीटी। ठीक है, अगला सवाल है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, तो आपको पता होना चाहिए नील मोहन सभी को पता है। यूट्यूब के सीईओ कौन है, सही है बिल्कुल, यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। ठीक है, यूट्यूब के सीईओ कौन है, नील मोहन। यदि आपसे पूछे ट्विटर के सीईओ कौन है, ट्विटर, तो ट्विटर के जो पराग अग्रवाल थे लेकिन अब नहीं रहे ट्विटर के सीईओ। ठीक है, अब कौन हो गए, एलन मास्क। ठीक है, एलन मास्क। ठीक है, $44 बिलियन में खरीदा है। ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ट्विटर को कितने में खरीदा है, $44 बिलियन में खरीदा है, ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल जो हैं, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, बिल्कुल सही है, अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, उसके बाद जो बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र आर्लेकर बिहार के नए राज्यपाल हैं। यदि पूछे झारखंड के कौन है, झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, ये झारखंड के नए राज्यपाल हैं, सीपी राधाकृष्णन। यदि आपसे पूछे कि मणिपुर की कौन राज्यपाल है, अनुसुईया उइके कहाँ की राज्यपाल बन गई है, मणिपुर की अनुसुईया उइके। ठीक है, और उसके बाद आप याद रखते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल का कौन है, केटी पारनाइक कहाँ के राज्यपाल है, अरुणाचल के राज्यपाल हैं केटी पारनाइक। और उसके बाद एक और याद रखेंगे, असम के नए राज्यपाल कौन है, गुलाबचंद कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं, असम के नए राज्यपाल हैं। और आखिरी ऑप्शन वी आर सुब्रमण्यम, नीति आयोग के नए सीईओ। तो बिल्कुल तीनों सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि जय माता दी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल किस राज्य में
किस राज्य में उज्बेकिस्तान दिवसीय सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023? कुल मिलाकर डस्टलिक जो एक्सरसाइज है, डस्टलिक एक्सरसाइज जो है ये किन दो देशों के बीच में होती है? भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। और ये कहाँ हुई है? तो ये इस बार जो हुई है 2023 में उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में हुई है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड में डस्टलिक एक्सरसाइज हुआ है। ठीक ना। उसके बाद पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो है ये हो गए आपके विराट कोहली। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन। ठीक है, 25,000 रन कौन बनाया है? विराट कोहली। इनका दूसरा नाम क्या है? चीकू भाई। क्या नाम है? चीकू भाई। इनको क्या कहा जाता है? चीकू कहा जाता है। इनको कहा जाता है रन मशीन। क्या कहा जाता है? भारत की नई रन मशीन विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। याद रखेंगे 2-3 प्रश्न जो हाल ही में बने थे। यदि आपसे पूछेगा कि सबसे तेज, पूछा जाएगा कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ईशान किशन ने 126 बॉल में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया? ईशान किशन ने। दूसरा सवाल यदि पूछ ले कि वनडे क्रिकेट में सबसे कम आयु में दोहरा शतक किसने बनाया? वनडे क्रिकेट में सबसे कम आयु में दोहरा शतक, सबसे कम आयु में 200 रन किसने बनाया या दोहरा शतक किसने बनाया? तो आंसर होगा शुभमन गिल। ठीक है, याद रखेंगे। क्रिकेट के कुछ प्रश्न। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। सही बात है, अफसोस करती है, लेकिन निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, यूपी की जो सीमा है 8 वो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। 3 तो आपके ऑप्शन में दिया है, 3 आप ऑप्शन से देख सकते हैं। एक तो है आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड से, क्योंकि यूपी से अलग हुआ है उत्तराखंड। एक आपका झारखंड है, यूपी से लगता है झारखंड। और कौन लगता है? सबसे ज्यादा तो लगता है मध्य प्रदेश। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सटा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जो सटा हुआ राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यूपी के 11 जिलों को टच करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है यूपी के 11 जिलों को स्पर्श करता है। तो ये 3 राज्य हो गए। ठीक है, और राज्य की बात करें हरियाणा सच्चा है, हरियाणा। राजस्थान है, राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद और कौन? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और कौन? बिहार है। और कौन है? छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बिल्कुल हो गया। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और एक कंट्री नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम सीमा किसके साथ? सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, सबसे ज्यादा किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और सबसे कम किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, यह भी बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यदि आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई क्या है, तो 650 जो है, इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 240। तो ये भी थोड़ा बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में है। कुल मिला के पूछा जा रहा है उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ, या यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो सभी को पता है 9 नवंबर 2002।
9 नवंबर 2000 को यूपी से क्या हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ था। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। 9 नवंबर 2000 यूपी से कौन अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ। यदि आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल ये करंट का सवाल है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जगह में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ऋषिपत्तनम में, जिसे सारनाथ कहते हैं। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया, ध्यान से देखेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो याद रखेंगे कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में। और इसे हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और सारनाथ का दूसरा नाम क्या है, ऋषिपत्तनम भी सारनाथ को कहा जाता है। यदि पूछे बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। पूछेगा सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। ये दोनों प्रश्न याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है। ठीक है, एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस एक प्रकार का धातु है जिसमें क्या होता है, बिजली नहीं गुजरती है। एस्बेस्टस याद कर लेंगे, ये क्या है, बिजली का कुचालक है। बताइए, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि बिजली द्वारा लगी आग को किससे बुझाते हैं, बिजली द्वारा पानी फेंककर, बिजली द्वारा पानी में भी लाइन आता है, पानी तो फेंकिएगा मत। ठीक है, बिजली द्वारा लगी आग को पानी के माध्यम से बाल्टी में लाइन आएगा, साथ में चले जाइएगा कहाँ, ठीक है, शांति नगर। ठीक है, बिजली द्वारा लगी आग को किससे बुझाते हैं, पायरिन द्वारा। और पायरिन का सूत्र क्या होता है, CCl4। पायरिन CCl4 द्वारा, विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाते हैं। अगला सवाल है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं, तो ट्रेकिया प्रणाली। ठीक है, ट्रेकिया प्रणाली द्वारा, आंसर याद कर लेना है। ट्रेकिया प्रणाली जो है इस सिस्टम के द्वारा अधिकांश कीट क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अगला सवाल है, 1 एकड़, अरे ये लेखपाल का प्रश्न इधर आगे आ गया। ठीक है, लेखपाल का प्रश्न इधर आ गया है, याद कर लेंगे। लेकिन वैसे मैथ में भी आप यूनिट पढ़े होंगे, तो उसमें पढ़े होंगे 1 एकड़ जो होता है उसमें कितने वर्ग गज होते हैं, 48-40 वर्ग गज। ठीक है, 48 और 40 वर्ग गज 1 एकड़ बराबर होता है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे। RBI की स्थापना 1935 में, RBI की स्थापना 1935 में, और SBI की स्थापना 1955 में। तो याद रखेंगे, पहला नंबर क्या पूछेगा, RBI का पूछेगा, तो RBI का हो जाएगा 1935 में। उसके बाद UBI का पूछेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 1919 में। SBI का पूछेगा 1955 में। नाबार्ड का पूछेगा तो 1982 में। एक्जिम बैंक का पूछेगा, एक्जिम बैंक का भी 1982 में। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेगा कब हुआ, 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1980 में। 1980 में। तो ये सारे प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। और आखिरी सवाल क्या है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। चलिए भाई देखिए, सवाल नंबर 37 आखिरी सवाल है। सवाल क्या पूछा गया है, सवाल ऐसा नहीं पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यही पूछा गया था सवाल। तो आप देख लेंगे, पहला नंबर उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को। और याद रखेंगे, इससे पहले इसका पुराना नाम जो है
उसे एक पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत से नाम बदल के क्या कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंशियल, मतलब नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया है। संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंशियल इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान समझेंगे। यूनाइटेड प्रोविंशियल जो है, यूनाइटेड प्रोविंशियल संयुक्त प्रांत को ही कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। पहले इसका नाम था, ये बाद में परिवर्तन करके कर दिया गया उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए इसकी स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बुलडोजर बाबा, ठीक है, कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं, आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में यहाँ पर 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था और बीजेपी की सरकार बनी है। और याद रखेंगे 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष यहाँ पर सतीश महाना को चुना गया है। और यहाँ के राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच, राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रोंच है, ठीक है। और पशु जो है यहाँ का राजकीय पशु जो है बारहसिंघा, कौन सा है, बारहसिंघा। और यहाँ का वृक्ष जो है अशोक का वृक्ष, अशोक वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक वृक्ष। यदि राजकीय चिन्ह पूछेगा तो याद रखेंगे तीर धनुष और मछली, तीर धनुष और तीर धनुष का दोनों और दूगो मछली है, ठीक है, तीर धनुष और दूगो मछली है, ठीक है, दो मछली। कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन सी मछली है वो, ठीक है, घर ये कौन सी है, ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा। तो याद है तीर धनुष और दो मछली है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप